ठीक है तो टुडे हमारा सेशन होगा एक it's a very basic introduction to continuous integration, part of which we'll also talk a bit about जो हमारा main CI tool है जिसको हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं, that's Gitlab CI जो it's pretty good, उसको we'll just talk about it. So we're going to kick off with essentially trying to understand what continuous integration is. तो just so आप लोगों का क्या ख्याल है इस पॉइंट पे कि what is continuous integration, क्या चीज़ होती है? ठीक है, automated deployment और क्या होता है? पाइपलाइन होती है, आप मतलब की पाइपलाइन डिफाइन करते हैं, जब कुछ होगा तो टेस्ट करेंगे, टेस्ट होगा, हाँ और ठीक है ना? तो continuous integration is essentially pointing to one very important thing and that's automation. ठीक है ना कि हमारे जो इंटरनल काम हो रहे हैं उनके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनके अंदर डिप्लॉयमेंट हो सकती है, टेस्टिंग हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, कंपाइलेशन हो सकती है. इन सारी चीज़ों को हम लोग ऑटोमेट करना चाह रहे हैं. तो दैट इज़ द कोर अंडरलाइंग रीज़न फॉर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन. मगर जो इसका essentially the reason it exists is essentially due to how software development is now done nowadays. ठीक है ना? तो if you look back at the software process 30 years ago या 50 years ago, तो what used to happen was कि अगर आपने कोई भी application बनाना है, you could have like a 3-month planning session, a 6 month planning session. कोई development नहीं होती, सब लोग बैठ के सब सोच रहे कि बनाना क्या है. ठीक है ना? उसके बाद जब वो प्लानिंग सेशन खत्म होता था ना तो उसके फिर डेवलपमेंट का काम होता था. और फिर डेवलपमेंट काम ये नहीं है कि एक महीने बाद हम लोग कोई चीज़ डिप्लॉय कर देंगे. दिस इज 6 months, 1 year, 2 year. लोग कंटिन्यूसली बैठ के सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, देन राइटिंग लॉट्स ऑफ कोड, लॉट्स ऑफ टेस्ट एंड एवरीथिंग. और उसका एंड रिजल्ट ये होता था कि अगर किसी ने बिल्ड भी करना है ना एप्लीकेशन, तो देयर यूज्ड टू बी अ बिल्ड गाय इन द कंपनी. ठीक है ना? उसको सब लोग जाके अपना सोर्स कोड देते थे और ही वुड बिल्ड एंड कंपाइल द एप्लीकेशन और उसको वो फिर सब लोग पूरी कंपनी बैठ के टेस्ट किया करती थी कि हाँ ये सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है. तो देयर वाज नो फीजिबिलिटी कि हम लोग बैठ के एक इंटीग्रेशन टेस्ट सारे उसको क्लोन करके कर सकें. ठीक है ना? दैट वाज हाउ सॉफ्टवेयर वाज बीइंग रिटन बिफोर. इसका जो इम्प्रूव्ड वर्जन था दैट वाज द वाटरफॉल अप्रोच. ठीक है ना? वाटरफॉल अप्रोच के अंदर क्या किया उन्होंने कि उन्होंने सेम चीज़ किया बट दे ब्रोक इट डाउन इनटू डिफाइंड सेक्शंस कि आप लोग पहले थोड़ी प्लानिंग करेंगे, फिर कुछ डेवलपमेंट करेंगे, फिर आप थोड़ी टेस्टिंग करेंगे, फिर उसका डिप्लॉय करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे प्लानिंग पर. तो उससे जो साइकिल्स है वो छोटे हो गए. you would deploy probably once a month, maybe twice a month, maybe thrice a month. ठीक है ना? इस तरह के शुरू हो गया. Over time, this was also having certain problems with it. और इसमें सबसे बड़ा जो इशू था वो ये था कि जब हम लोग कोई भी चीज़ प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते थे ना तो बाद में पता चलता था कि कोई इशूज़ थे उसके अंदर और वो चीज़ टूट गई. ठीक है ना? तो that was obviously not ideal. तो इसको रिड्यूस करने के लिए they broke it down further और उस अप्रोच को कहते हैं जो हम लोग agile approach कहते हैं. ठीक है ना? Everybody uses agile approach nowadays, and the reason for that is कि you can agile approach में you can have deployments happening multiple times a day. ठीक है ना? आपने छोटी सी चीज़ फिक्स की, आपने बैकग्राउंड कलर चेंज किया या फिक्स किया, बटन का कलर या टेक्स्ट फिक्स किया, and you committed, pushed, and it's deployed on the production. This is on production. ठीक है ना? This is not on staging. We're actually deploying this straightly on production. ठीक है ना? तो essentially the continuous integration is there in order to support this kind of lifestyle, the agile approach. If you don't have continuous integration, you're essentially not even agile. Okay, you cannot deploy your application on a daily basis or on a weekly basis even if you don't have all the automation systems in place. ठीक है ना? तो that is essentially the underlying reason for continuous integration. और इसकी अभी तक हम लोग ने यहाँ पे इतनी ज़्यादा strongly adopt नहीं कर सके, but this is something that in the coming months and years हम लोग उसको बहुत strongly adopt करना चाहेंगे. ठीक है ना? We want all our projects to have this pipeline built और उसके ऊपर हम लोग फिर उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे कि हम लोग फिर ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट्स रेगुलरली कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑटोमेशन के साथ ये होता है कि क्योंकि बिकॉज यू आर डिप्लॉइंग इट टू प्रोडक्शन यू नीड टू प्रूव कि ये सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है. ठीक है ना? आई हैव चेंज्ड अ बटन. अब मुझे ये नहीं पता कि मैंने उसका टेक्स्ट चेंज किया था मगर शायद मैंने उसका कोई लिंक भी तोड़ दिया ना, दैट बटन डजंट वर्क एनीमोर. ठीक है ना? ये बिल्कुल हो सकता है. या मे बी यू चेंज समथिंग इन द एल्गोरिथम. पीछे आपने कोई कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम था, उसमें आपने
डबल इक्वल्स कर इसे ट्रिपल इक्वल्स कर दिया, एंड दैट स्टार्ट्स ब्रेकिंग ऑल दी डिफरेंट एज केसेस अराउंड द वेबसाइट जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना. तो दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट इन योर CI पाइपलाइन. अगर ये फेल होगा ना तो योर होल CI पाइपलाइन विल एसेंशियली फेल, ठीक है ना. तो एसेंशियली व्हाट इज दिस इज ऑल अबाउट टेस्टिंग, ठीक है ना. तो एसेंशियली वी हैव मल्टीपल स्टेजेस for testing. The word stage is very important, and we'll use it again in the coming slides. So essentially, a stage is एक level होता है जहाँ पे you're doing a certain specification, a certain action जो आपकी code base के अंदर apply हो रहा है, and essentially you're clearing it for that particular type of test or assertion that you're doing, ठीक है ना. तो सबसे basic test जो होता है any application का, that's compilation, ठीक है ना. अगर आपका app compile हो गया ना, इसका मतलब है हाँ यार एटलीस्ट जो मैंने कोड चेंज किया उसमें कंपाइलेशन तो ब्रेक नहीं हुई. नाउ फॉर एप्लीकेशंस लाइक जावास्क्रिप्ट देयर इज नो कंपाइलेशन, तो दिस बिकम्स अ बिट ट्रिकी बिकॉज द होल लैंग्वेज इज डायनामिक. मगर वी हैव स्टफ लाइक लिंक्स, तो लिंटिंग कर सकते हैं हम लोग. वी हैव टू मेक श्योर हमारा कोड जो है इट्स ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर्ली. स्टैटिक एनालिसिस, यहाँ पे किसने सुना हुआ स्टैटिक एनालिसिस का? हु नोज व्हाट इट इज, ठीक है ना. दिस इज समथिंग यू गाइस शुड बी लुकिंग इनटू. अभी एंगुलर ने एक टूल रिलीज किया है कोडलाइजर के नाम से. किसी ने सुना है उसके बारे में? कोडलाइजर के बारे में सुना है. कोडलाइजर एसेंशियली इज अ स्टैटिक एनालाइजर. वो आपके कोड को रीड करता है और वो आपको बताता है कि आपने यहाँ ऑप्टिमाइजेशंस जो है नहीं की हुई या ये इस तरह गलतियाँ की हुई हैं. वो इंटेलिजेंटली आपको चीज़ें बताते हैं आपके कोड के बारे में जो आप इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना. तो इसे कहते हैं स्टैटिक एनालिसिस. ये कोड रिव्यूज़ में भी यूज़ होता है, ऑटोमेटेड कोड रिव्यूज़ करना. तो दिस इज समथिंग, कोडलाइजर इज समथिंग दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द फ्यूचर फॉर अस. वी विल बी इंटीग्रेटिंग दैट इनटू आवर टूलिंग. बंडलिंग ऑफ कोर्स हरी को पता है, जब हम यूनिफिकेशन और सारी चीज़ें करके अपने चंक्स बनाते हैं, बंडल्स बनाते हैं. वी आर नॉट अगेन टू वरीड अबाउट दिस नाउ डेज, क्योंकि हमारा सारा ये बनी बनाई टूलिंग मिलती है हमें लाइक एंगुलर CLI, और उसमें इनमें से कमांड रन करना होता है और वो पूरी सारी चीज़ों को कंपाइल करके कंप्लीट करके हमें मिलता है. तो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट. इफ दिस पासेस, अगर मैं ng build -spot करता हूँ एंड आई हैव अ सक्सेसफुल build, दैट्स माय फर्स्ट टेस्ट दैट एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. उसके बाद आता है यूनिट टेस्टिंग. यूनिट टेस्टिंग, एवरीबडी हैज़ एन आइडिया व्हाट इट इज़. Essentially, you're trying to test out your components on an individual level. You're making sure कि हाँ यार each component की जो functionality है वो उसके अपने आप से वो काम कर रहे हैं. Integration testing, how different components are coming together and how they're working together, ठीक है ना. Finally, जो हमारे again चीज़ exist नहीं करती, that's performance testing. तो can anybody give me example of what performance testing, क्या test होता है performance के अंदर? पेज कितनी जल्दी लोड हो रहा है, ठीक है ना. दैट्स परफॉर्मेंस टेस्ट. अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था एंड उसके अंदर एक नया फीचर चाहिए था, हमें जो था ना वो बटन के ऊपर एक लोडर चाहिए था. तो मैंने कहा यार ये इसकी मैं लाइब्रेरी पता है, मैं उसको इंक्लूड कर देता हूँ. दैट लाइब्रेरी हैड 4 other dependencies, हैड 10 other dependencies, और जो मेरा बटन साइज था दैट वेंट फ्रॉम 500 KB to 2 MB, ठीक है ना. तो अभी एज ऑफ राइट नाउ अगर हम लोग किसी प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह काम करेंगे, nobody's going to notice unless maybe कोई लोड करते हुए नोटिस करेगा अच्छा यार पहले 1 सेकंड लगा था 2 सेकंड लगे. मगर अगर इफ़ यू हैव प्रॉपर्ली डिफाइंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग इन योर एप्लीकेशन, तो ये इस तरह की चीज़ें फ़ौरन पकड़ी जाती हैं. पहले 200 मिलीसेकंड था, अब सेम चीज़ को 400 मिलीसेकंड लगेंगे. दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. वहीं पे वो एरर थ्रो कर देगा, आपको वो इंक्लूड नहीं करने देगा, ठीक है ना. तो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज लेयर वी करंटली मिसिंग एंड होपफुली ये आई थिंक BNC में हम लोग ऐड करने लगे. टीमो उस दिन मेंशन कर रहा था, तो एंड बट होपफुली हमारे दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी ऐड करेंगे. So these 4 tests are just there to assert one thing, and that is कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो चल रहा है, सही चल रहा है, और जिस तरह पहले चल रहा था उसी तरह चल रहा है, ठीक है ना. तो इसमें और बहुत सारी छोटी चीज़ें आती हैं, जैसे कवरेज रिपोर्ट्स आती हैं और सारी चीज़ें आती हैं दैट गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन, बट फ्रॉम एन असर्शन पॉइंट ऑफ व्यू दे डोंट डू मच, ठीक है ना. दैट्स द लिमिट. इसके बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, क्योंकि जब आप बैकएंड के बारे में बात कर रहे होते हैं तो अगेन the focus is automation, right? तो उसमें हमारे पास डेटाबेस की माइग्रेशन स्क्रिप्ट्स आती हैं, ठीक है. तो डेटाबेस माइग्रेशन के अंदर यू हैव ऑल द लिटिल थिंग्स, जो आप टेबल्स को अपडेट करें या आपने कोई नया कॉलम ऐड कर दिया या आपने डेटा को चेंज कर दिया, तो दैट्स ऑल ऑटोमेटेड, दैट्स पार्ट ऑफ द रिपोजिटरी, एंड व्हेन यू पुश दैट तो वो एग्जीक्यूट होती हैं, एंड यू कैन आइदर अप्लाई द माइग्रेशंस और यू कैन रिमूव द माइग्रेशन. तो दे शुड ऑलवेज बी 2 ways, दोनों तरफ से काम होना चाहिए, ठीक है ना. Finally, obviously, there's deployment, और जब चीज़ ready हो जाती है तो you also want to push it to your environment, ठीक है ना. तो continuous integration में 2 different ये
कीवर्ड्स हैं, देयर इज कंटिन्यूस डिलीवरी एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। इसमें जो डिफरेंस है ना दोनों में वो ये है कि कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट में वे एक्चुअली डिप्लॉइंग टू प्रोडक्शन एट द एंड ऑफ द साइकिल, ठीक है ना, सब कुछ पास हो गया है, एवरीथिंग इज ग्रीन, नाउ विल डिप्लॉय इट टू प्रोडक्शन। कंटिन्यूस डिलीवरी के अंदर व्हाट यू डू इज you can have a deployment to something like a staging environment, मगर more importantly the idea is कि you prepare everything for production, ठीक है ना, तो you just need to click a button और वो deploy हो जाएगा, ठीक है ना। तो this is again आपके एक तो client पे depend करता है, if you have something that's very critical, तो you don't want to push automated updates to that। इसमें एक एग्जांपल उस दिन मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था, फॉर एग्जांपल प्रिंटर का फर्मवेयर होता है, ठीक है ना, प्रिंटर्स HP के अंदर उनका फर्मवेयर होता था, तो they don't want to automatically deploy that, वो पहले उसका फर्मवेयर रिलीज करेंगे किसी पॉइंट पे जाके जब वो साइड डिवाइसेस पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के इसको होता है, तो बट यूजुअली वी शुड बी एमिंग, हमारे पास जो मिनिमम बैरियर होना चाहिए दैट शुड बी कंटिन्यूस डिलीवरी। वी शुड हैव बिल्ड्स दैट आर रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट एट एनी टाइम, और इन जनरल वी शुड बी फोकसिंग टुवर्ड्स कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट क्लाइंट्स के साथ भी कि अच्छा यार हमारी build ready है, we are 100% sure this is going to work fine, so let's deploy it on production and check it out। जो ज़्यादा startups हैं they work with continuous deployment only क्योंकि they're iterating really fast, ठीक है ना, इसका feedback loop create कर रहे हैं। तो essentially we'll come back to the why of the CI, and these are three main things। This first one, this is a fairly sizable problem in computer science or in software programming कि how do you determine what's done, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये चीज़ बड़ी सिंपलीफाई होती है कि if you're pushing to production every day, then आपकी वो टास्क डन तभी होगी जब वो प्रोडक्शन में चली जाएगी, ठीक है ना। if you've written the test, if you have the proper coverage, if you have the feature implemented, reviewed, merged, everything हो चुका है, तो फिर वो it's smart done, otherwise it's not done, ठीक है ना। तो then if जब इस done को when you see over time, तो you can see all the features that you've implemented over time, and that's usually a upward curve, ठीक है ना। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, द रीज़न वाई वी आर डूइंग ऑल ऑफ दिस इज़ द फीडबैक लूप, ठीक है ना। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक लूप, इस पर प्रॉपर एक अलग से टॉक हो सकती है, बट द आइडिया इज़ वेरी सिंपल। एट द एंड ऑफ द डे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सारा काम है दैट इज़ डन बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, राइट, दैट इज़ डन बाय टेक्निकल पीपल। द प्रॉब्लम है अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल इट्स अ हॉस्पिटल का कोई पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम है फॉर एग्जाम्पल, राइट, I don't know what the client really wants. I think the client wants this, right? और इसके अंदर होता ये है कि usually when you create an app, you find that there is a disconnect between what was needed and what is actually been done. ठीक है, this is a general computer science problem. और इसको solve करने के लिए what we do is you start pushing really fast, short iteration cycles, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे usually हफ्ता होता है, but in future we can look into इसको और छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो the idea is you're constantly pushing it to your clients, or the clients are then the people who are actually going to use this are validating कि हाँ यार this is what I wanted, यार नहीं this is not what I wanted, I don't understand this mess, तो वो फिर इसको revert कर देते हैं forward, ठीक है ना। तो these are short feedback cycles। आखिरी चीज़ जो है that's reduced deployment risk, and this is the stuff that I talked about in the start, ठीक है ना। अगर मेरे पास मैं महीने में एक दफ़ा डिप्लॉय करता हूँ and मैं 5000 लाइन्स कोड कमिट करके डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो और मैं दूसरी जगह पे सिर्फ 20 या 30 लाइन्स कमिट करके डिप्लॉय कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द चांस कि 5000 वाली ब्रेक करेगी? ऑब्वियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकेज इज हायर इन 5000 लाइन कोड। तो द आइडिया इज कि आप छोटी सी बहुत सारी रखें, जहाँ पे कोई चीज़ ब्रेक करती है वहाँ पर उसको रिवर्ट कर दें। एंड यूजली जो रूल ये होता है कि यू शुड बी, अगर आपकी बिल्ड ब्रेक कर रही है या आपके इशू में कोई प्रोडक्शन में इशू आ रहा है, तो विद इन 20 मिनट्स जस्ट क्लिक ऑन द रिवर्ट बटन और ऑटोमेटिकली जो है ना आपकी वो प्रीवियस स्टेट पे चली जाएगी, ठीक है ना। तो एंड दैट इज एसेंशियली व्हाई CI इज सो अपीलिंग टू इट, ठीक है ना। हाउ ये सारे टूल्स हैं जो CI के लिए यूज़ होते हैं। Jenkins is downright the most popular tool in the industry, especially for Java developers, उनका favorite tool है ये, और it's fairly complicated but it's also very extensible। इसके ऊपर plugins लग जाते हैं हर तरह के, Git का plugin, इसका plugin, उसका plugin, and you can essentially जिसको Jenkins की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत तेज़ी से ना बड़ी पाइपलाइंस क्रिएट कर सकता है विद वेरी लिटिल वर्क। जो इशू आता है वो कादर भाई ने एक्सपीरियंस काफ़ी कर लिया अब तो, कि वो हर दूसरे दिन जो है उसमें कोई ना कोई चीज़ ब्रेक कर जाएगी और आपकी जो बिल्ड है वो नहीं चल रही होगी। एंड दिस हैपेंस जब आपकी जो बिल्ड की कम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, एंड दिस विल हैपन ओवर टाइम। इनिशियली यू गोना स्टार्ट ऑफ समथिंग वेरी बेसिक,
मगर एज टाइम गोज उसमें आप चीज़ें ऐड करते जाते हैं तो वो इट गेट्स मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। इसमें एक चीज़ जो हमारे पास एडवांटेज है ना, दैट इज़ कि we're on JavaScript, so we're just हमारे ज़्यादातर कोड या तो एंगुलर फ्रंट एंड पे या Node.js के ऊपर है, तो इन दोनों चीज़ों में जो सेटअप रिक्वायर्ड है दैट्स वेरी मिनिमल, ठीक है ना। हमने नोड इंस्टॉल करने हैं और npm इंस्टॉल करने हैं, pretty much that's it। जावा और इंस्टा की चीज़ों के लिए यू यूजुअली नीड बहुत सारी लाइब्रेरीज और फिर सिस्टम पे बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल होनी चाहिए, तो वो करना करते हैं कहीं बीच में आगे पीछे कुछ हो जाता है यूजुअली, एंड दैट ब्रेक्स। We're today looking into GitLab CI. That's one of the tools that is available nowadays for CI. Travis जो है that's also very useful. This is similar to GitLab CI. It's ये आपको सब कुछ configure करके दे देते हैं instance वगैरह, and all you do is just push their Travis file in this, और वो आपका build बना के run करके आपको वो report कर देता है कि ये सही है नहीं है। This is also pretty nice. ठीक है ना। GitLab CI में there are a few so the reason we have chosen GitLab CI, I think this is one. Jenkins is considered to be a bit slow overall, ठीक है, because उसमें बहुत सारी complexity और सारी चीज़ें, उसका learning का curve काफ़ी high है। I've spent some time on it, मेरे अभी तक समझ नहीं आई है, and उसको फिर deploy करना जो है ना, it's a proper course है 3 महीने का जिसको आपको करना पड़ेगा। But with GitLab CI or with Travis CI, all you need to do is create one file and you're ready to go. हम उस file को भी थोड़ी देर में देखेंगे, and it has all those little things जो you'd need for to get going really fast. उसमें इनके पास shared instances हैं जो free हैं, आपने बस वो file push की, वो shared instances पे run करके आपको deployment दे देगा, ठीक है ना। उसमें फिर और भी advanced चीज़ें भी हैं, जैसे अगर आप for example आपका अपना कोई custom कोई setup है बहुत complex सा, तो instead of using the shared instances, you could have your own instance with a GitLab runner on it, और फिर आप full control कर सकते हैं उसको, right? Then उसमें जो और भी advanced चीज़ें हैं, like you can split your builds into parallel jobs, or you have multiple stages and manual deployments or environments और इस तरह की चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें included हैं। तो this is a very lightweight solution, but also at the same time very extensible, तो we can easily use this for most of our projects over here, ठीक है ना। तो इसमें मैं 2 examples और wanted to show you guys. The first one is this simple PHP example, and what you're looking here at right now is the gitlab.yaml file. ये आपकी repository के root पे create हो जाती है, ठीक है ना। और कर दूँ इसमें, that would be ठीक है। तो this is the file gitlab.-ci.yaml, and this is something that you create on the root of your project, ठीक है ना। and जैसे आपने ये file create करके push की ना, that's going to be the indicator for GitLab, और obviously your repository has to be hosted in GitLab for this। तो जैसे वो आएगी उसके पास, it's going to start executing your build according to what you provided here, ठीक है ना। तो इस फाइल में क्या क्या चीज़ें हैं, let's have a look at that। इसके अंदर सबसे पहले ऊपर आती है इमेज। तो इमेज इज़ कॉन्सेप्ट दैट कम्स फ्रॉम डॉकर, ठीक है। डॉकर इज़ अगेन अ टूल, इसके ऊपर भी टॉक होगी होपफुली सून, बट एसेंशियली व्हाट इट डज इज दिस इज अ प्री डिफाइंड एनवायरनमेंट दैट्स क्रिएटेड फ्रॉम बिफोर। इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में हम लोग PHP 5.6 का एनवायरनमेंट उठा रहे हैं, तो वी डोंट हैव टू इंस्टॉल 5.6 ऑन आवर मशीन। जब भी हमारा कोड रन होना शुरू होगा, PHP विल ऑलरेडी बी इंस्टॉल्ड, ठीक है ना। तो इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे नोड 7.2 या नोड 6.9 जो भी हमें चाहिए, हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, वो उस तरह की मशीन पे शुरू करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देयर इज दिस फोल्डर कॉल्ड दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड कैश। कैश essentially allows you to store certain paths during your build process, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल स्टेजेस हैं, और मैंने एक स्टेज में बिल्ड किया और फिर दूसरी स्टेज में उसी बिल्ड पे टेस्ट रन किया, ठीक है ना। तो यूजुअली ईच स्टेज इज गोना वाइप आउट एवरीथिंग एंड स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, बट इफ यू यूज द कैश पैरामीटर तो वो उस फोल्डर को सेव करके रख देता है। तो यूजुअली हमारे तो एप्लीकेशंस काफ़ी सिंपल हैं, तो वी डोंट टेक दैट मच टाइम। अगर कोई जो बड़े कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होते हैं उनमें सेवरल मिनट्स तक बिल्डिंग चलती है, वो डिफरेंट लाइब्रेरीज को उठा के बिल्ड कर रहा होता है, राइट। तो उसके लिए फिर ये बड़ा यूजफुल हो जाता है कि आपका बिल्ड टाइम कम हो जाता है, यू कैशिंग एवरीथिंग दैट यू नीड, राइट, ठीक है ना। देन यू हैव दिस कमांड फॉर बिफोर स्क्रिप्ट, और बिफोर स्क्रिप्ट के अंदर एसेंशियली ऑल द थिंग्स दैट यू नीड ऑन दैट सिस्टम टू बी इंस्टॉल्ड, जो भी लाइब्रेरीज हैं, एनीथिंग एल्स दैट यू माइट वांट, आप वो चीज़ इंस्टॉल करेंगे।
आप फिर कुछ सर्विसेज डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो आपको बैकग्राउंड में यू हैव टू मेक श्योर दैट दे आर रनिंग, वो चीज़ें आपकी यहाँ पे कन्फिगर होंगी. दिस गोना बी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स दैट यू गोना कन्फिगर. ठीक है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग ने ये देयर आर टू वेज टू कन्फिगर वेरिएबल्स राइट नाउ. ठीक है ना, यहाँ पे ज़्यादातर जो हम लोग प्रोजेक्ट्स यूज़ करते हैं उसमें हम लोग कॉन्फ़िग की फाइल यूज़ करते हैं. ठीक है ना, वी हैव एन एनवायरनमेंट कॉन्फ़िग समवेयर और उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और फिर हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल की बेसिस पे वो उस फाइल को चूज़ करता है कि इन्वायरमेंट स्टेजिंग का इन्वायरमेंट यूज़ करना है, प्रोडक्शन का इन्वायरमेंट यूज़ करना है. ठीक है ना, तो दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज वी यूज़. और यहाँ पे फिर हम लोग इन्वायरमेंट के अंदर सिंपली सेट कर देंगे कि हमारा इन्वायरमेंट स्टेजिंग है, टेस्टिंग है, प्रोडक्शन है, और वो उस हिसाब से सारा कुछ एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है ना, तो दीज आर द वेरिएबल्स दैट कम. उसके बाद यहाँ पे वी हैव certain blocks that you can ये हमने blocks define किए हैं which contain a set of scripts. ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपना एप्लीकेशन बिल्ड करना है तो मैंने उसके लिए बिल्ड का एक ब्लॉक बना दिया, और बिल्ड के अंदर क्या करना है, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 2 कमांड है. देयर इज npm install एंड npm run build, 2 इंस्टॉल है, 2 कमांड, तो मैं इनको यहाँ पे डाल दूँगा, एंड देन आई कैन यूज दिस कमांड इन मल्टीपल प्लेसेस इन माई कोड. ठीक है ना. फाइनली यहाँ पे हमारे पास ये एडिशनली एक उससे एक और इमेज के साथ ना एक स्क्रिप्ट रन कर रहा है, उसके अंदर वो इसकी ये टोटल कवरेज को डाल देता है वहाँ पे. हम लोग इसके अंदर एक और एग्जांपल देख लेंगे अभी, मगर ये एक रियल लाइफ जो हमारा एग्जांपल चल रहा है, लेट्स लुक एट दैट एज वेल, एंड दैट्स आवर वर्जन 3 जो यूसीसी का है इंजन की रिपोजिटरी. तो दिस इज एसेंशियली टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट. ठीक है, डजंट हैव अ फ्रंट एंड, इट्स जस्ट अ टाइपस्क्रिप्ट कोड जिसके अंदर हमारे पास यूनिट टेस्ट हैं, सब कुछ है, इंटीग्रेशन टेस्ट भी हैं. तो अभी जो हमारे पास इसकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पे हमारे पास बिकॉज वी हैव एडेड द CI, तो इसमें यहाँ पे CI कॉन्फ़िगरेशन का बटन है. इफ यू क्लिक ऑन दिस वी कैन सी व्हाट काइंड ऑफ ठीक है ना, तो दिस इज द CI स्क्रिप्ट फॉर आवर इंजन राइट नाउ. तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें और जूम कर दूँ, इसमें क्या हो रहा है कि we are right now just deploying the code whenever it's pushed on certain branches. ठीक है, तो before script के अंदर we are configuring the SSH key. ठीक है, this SSH key is configured as a private variable. ठीक है ना, private variables are those, इसमें जो सबसे बड़ा मसला आता है ना वो ये आता है कि for example you have certain credentials या API keys हैं जो बहुत ही private हैं, you will never ever commit them into the repository. ठीक है ना, this is like very very important. तो उसके 2 तरीके होते हैं. आइदर यू यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है दैट उसको हम लोग एज प्राइवेट वेरिएबल जाकर ना रेपो के अंदर कन्फिगर कर देते हैं. ठीक है ना, तो वो फिर कहीं एक्सपोज नहीं होता, दैट्स गोना बी इनसाइड द कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है ना, वो पीछे छुपा हुआ है. व्हेनेवर द मशीन गेट्स रन, जब भी आपकी बिल्ड रन होगी तो उसमें वो उसको एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट कर देगा उसको, जो भी आपका पैरामीटर है. ठीक है ना, तो इसके अंदर मैंने एक प्राइवेट की जो ऑब्वियसली बहुत पर्सनल है, मशीन की प्राइवेट की है, वो मैंने एज अ प्राइवेट वेरिएबल स्टोर की हुई है, और मैं उसको उठा के SSH प्राइवेट की से मैं इसको कन्फिगर कर देता हूँ अपनी SSH कॉन्फ़िगरेशन के अंदर. एंड व्हाट दिस अलाउज मी टू डू इज दिस अलाउज मी टू SSH फ्रॉम व्हाटएवर शेयर्ड मशीन दिस इज रनिंग ऑन इनटू दैट मेरी जो डिप्लॉयमेंट सर्वर है उसके अंदर, एंड देन इट डिप्लॉयज इट ओवर. ठीक है ना, यहाँ पे आ रहा है एक कीवर्ड स्टेजेस. ठीक है ना, स्टेजेस वी टॉक्ड अबाउट बिफोर. स्टेजेस एसेंशियली इज each different action that needs to happen. ठीक है ना, so we can have a stage for build, we can have a stage for acceptance testing, we can have a stage for unit testing. The reason for having stages is कि you break down your full process into smaller chunks. ठीक है ना, तो अगर कहीं पे failure आएगा ना तो it's easier to identify, और वो भी मैं आगे भी दिखाऊंगा कि वो किस तरह उसको break down करता है UI के अंदर. फिर हमारे पास 2 jobs हमने define की हुई हैं. ठीक है ना, a job is essentially a collection of everything that needs to be done at any one point. ठीक है ना, तो हमारे पास 2 deployments हैं. there is a deployment to production and there is a deployment to staging. ठीक है ना, तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि essentially वो एक रिमोट ऐड करता है और उसको पुश कर देता है EC2 के ऊपर, एंड दैट्स प्रीटी मच इट. यहाँ पर हमने उसका डिप्लॉयमेंट URL भी डाल दिया है, तो वो उसको हम लोग को environment दिखा देगा. I'll just show that to you guys. ठीक है, similarly for deployment staging the same thing can happen. अब यहाँ पे what we can do is यहाँ पे हम लोग मल्टीपल स्टेजेस और डाल सकते हैं, एंड सबसे पहले यहाँ पे चीज़ आएगी जैसे यूनिट टेस्टिंग. ठीक है ना, और फिर यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग आ जाएगी, इससे ऊपर बिल्ड का एक आ जाएगा. अगर वो बिल्ड किया करेगा फिर यूनिट टेस्ट किया करेगा,
अगर सब कुछ पास हो जाएगा then it's going to deploy. If it fails at any point, it's going to stop right over there and it's going to just show you an error. ठीक है ना? जब आपके पास jobs runना शुरू होंगी तो you can have this tab called pipelines, and pipelines will essentially give you access to your CI जो काम हो रहा है, जो jobs चल रही हैं essentially आपके पास. तो यहाँ पे you can see कि हमारे पास दो environments हैं, that is staging and production, और they are linked to the master branch and develop branch respectively. तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये सारी जो आखिरी बिट्स थी these were green, बीच में यहाँ पे कुछ हमने कहीं पे कुछ हुआ था, गलत हुआ था, तो your deployment failed, और यहाँ पे वो X आ रही है, और you also get an email with every notification भी आ जाती है आपको, तो you always know. इसमें अगेन जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि you can come over here and you can see यहाँ पे हमारे पास multiple stages आ रहे हैं, तो हम लोग उसको देख सकते हैं breakdown कि अच्छा कौन से स्टेज पे क्या हुआ था. If something has failed, then you can always go and check it out. If you go into a job, you can also see more details, including कि उसको कितना टाइम लग रहा था and उसमें और क्या चीज़ें थी. And मेरे जो पर्सनल जो सबसे यूज चीज़ होती है ना, that's the logs. ठीक है ना? तो जब आपकी बिल्ड फेल होगी ना, तो you can have some error जो एक्चुअली कंसोल पे चल रहा था उस टाइम पे, और वो आप यहाँ पे आके देखोगे हमेशा. ठीक है ना? तो अगेन fairly straightforward. Environments we talked about कि हम लोग environments को define कर सकते हैं. तो we have two environments right now, production and staging. यहाँ पे multiple environments हो सकते हैं. For example, we can have a staging environment for every feature branch we have. तो यहाँ पे वो सारे environments आ रहे होंगे, और उनके साथ सारे उनके लिंक्स भी यहाँ पे जनरेट हो रहे होते हैं. तो हम लोग we can just jump onto those environments right from here. और obviously you can see as well कि अच्छा यार किसने कौन सी डिप्लॉयमेंट कितनी देर पहले की थी. तुम्हारे क्लाइंट्स को आके ये नहीं पूछना पड़ता कि अच्छा यार स्टेजिंग पे डिप्लॉयमेंट कब आपकी थी या प्रोडक्शन पे. they can just come over here and they can see अच्छा यार 2 दिन पहले भी थी, तो अगर कल कुछ ब्रेक हुआ है तो वो 2 दिन पहले से हुआ है या समथिंग लाइक दैट. ठीक है. इसमें एक और जो फाइनल चीज़ है दैट्स वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग इज cycle analytics, which I'm wanting to use, अभी तक हम लोग यूज़ नहीं कर सके. And essentially what this does is, this is again coming back to that feedback loop, कि आप जो है एक इशू खोलते हैं, जो क्लाइंट ने कोई बात कही है कि अच्छा यार मुझे ये बटन कलर अच्छा नहीं लग रहा है या मुझे बटन नज़र नहीं आ रहा है ये वाला, तो आप उसको इशू करते हैं. you plan it into your milestones, you implement it, you test it and you deploy it. इसका ये पूरा सेटअप जो है ना, स्टेजिंग में गया, प्रोडक्शन में गया, इट्स मॉनिटरिंग दैट इशू फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश, और वो फिर आपको डेटा देता है कि अच्छा यार आपका जो ओवरऑल चर्न रेट है, कि अगर आपको एक इशू मिलता है क्लाइंट से तो आप उसको 1 दिन में डिप्लॉय कर देते हैं, या आप उसको 3 दिन में डिप्लॉय ऑन एवरेज जो है डिप्लॉय कर देते हैं. एंड दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल मेट्रिक फॉर अ गुड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम. ठीक है ना? तो आई एम होपिंग कि फ्यूचर के अंदर हम लोग इस चीज़ को भी इंकॉर्पोरेट करेंगे. अभी जो इशू ये है कि वी नॉट यूजिंग द इशू ट्रैकर फॉर दिस, हमारा अपना हम लोग इशू ट्रैकर यूज़ करें. तो हम आई मीन इट्स अ बिट मैनुअल, उसको हम लोग ज़ैपियर के साथ यूज़ कर सकते हैं. अगर इशू ये आता है कि अगर वहाँ पे स्टेटस वगैरह अपडेट होते हैं ना, तो यहाँ पे फिर फॉलो अप नहीं होता है, तो वो फिर मैनेज करना पड़ता है कुछ सेपरेट लोकेशंस पे. तो दैट्स अ बिट टायरिंग. तो वी आर लुकिंग इनटू वेज हाउ वी कैन एसेंशियली यूज़ दिस इन द फ्यूचर. ठीक है ना? तो फाइनली जस्ट टू पॉइंट दिस आउट, आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू दिस. इसकी पूरी वो है, there's a massive configuration file जो आप GitLab पे डाल सकते हैं, all the different things that you can do. So this is going to be the point जहाँ पे आप लोग आके देखेंगे इसको, and you will review this file and you'll know what to add where essentially. ठीक है ना? तो but the cool part is that this is about it. I mean there is nothing more to it. All you need to do is create one file, add the scripts that you want and just deploy it. और वो आप push करेंगे तो वो जो है उसका script run करके it's going to give you that view that we've just seen, उसमें वो green tick mark कर देगा कि everything is done. इसमें हम लोग deployments भी कर सकते हैं और इसमें हम लोग सिर्फ टेस्टिंग करके छोड़ भी सकते हैं. ठीक है ना? कुछ प्रोजेक्ट्स जो इनमें जो इशू आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल बैक टेबल में, द रीजन वी डोंट हैव ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट फॉर बैक टेबल, हमने आईपी लॉक की हुई है उसमें, तो ओनली अ स्पेसिफिक आईपी कैन एक्सेस द सर्वर बाय एसएसएच, राइट? तो उसके अंदर इशू ये आता है कि द शेयर्ड सर्वर्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग देयर आईपीज, कि देयर शेयर्ड सर्वर्स, देयर मेनी ऑफ देम, वी डोंट नो देयर आईपीज, राइट? तो उसके अंदर वो डिप्लॉय नहीं कर सकता फिर, बिकॉज उसको अलाउड ही नहीं है. तो उसको फिर हमें कनेक्ट करना होगा वीपीएन के थ्रू, और फिर वीपीएन के थ्रू एसएसएच करके उसको डिप्लॉय करना होगा. तो फॉर दैट इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, व्हिच इज व्हाई वी डोंट गेट हैव, और बट दीज आर थिंग्स, स्मॉलर हर्डल्स दैट वी कैन कम अक्रॉस, और उनको हम लोग ओवर टाइम फिक्स कर देंगे.
ठीक है ना. तो essentially that's about it from my side. तो आप लोगों को क्या कितना समझ आया है और कितना समझ नहीं आया है. Let's try that out. Exactly. So I mean, this is just a very quick introduction. Taking 20 minutes there, we don't have that much time. Preferably, what we want is a proper workshop on this. ठीक है, जिसमें हम लोग 3-4 घंटे बैठे and हम लोग एक basic project को उठाएं, Node या front end के, preferably both, and we first start off from basic echo करके scripts कर रहे हैं, फिर उसके आगे जाके हम लोग उसके टेस्ट को करें, everything is pre-written obviously, और फिर deployment setup करके पूरा उसको pipeline करें. And this is hopefully in the coming weeks we'll try setting up something like this. जो इसमें one thing I want to do in the near future is कि हम लोग अपनी जितनी भी repository है ना, for example अगर हम लोग कोड का काम करते हैं, उसके लिए हमने एक starter kit बनाई हुई है. हम लोग अगर Angular CI को यूज़ करते हैं तो उसकी भी configured चीज़ें हैं जो we know already. उसके लिए हम लोग pre-defined इन scripts को पहले से लिख लें. तो all we need to do is just include these scripts and start using them. ठीक है ना, because these won't change from project to project. So this is something where I'm hoping we'll add in the future very soon. तो फिर सब लोगों के पास जो है ना वो CI की capability और manually आ जाएगी. ठीक है ना? Anything else? Any questions right away? नहीं, तो essentially जो size of the deployment है ना, that totally depends on your skill level and kind of team you have, right? ठीक है ना? तो अब जैसे कुछ companies हैं which don't have a develop branch, ठीक है ना? वो लोग अपनी एक branch off करते हैं master से, they do the work, PR create करते हैं, PR merge होती है direct master में और master deploy हो जाती है production में, ठीक है ना? But for that you need your level, ठीक है ना? Everybody needs to be top notch. There can be no junior developers in between, ठीक है ना? जो गलती से कुछ गलत commit करते हैं and then आपकी production सारी गुम गई, ठीक है? उसमें भी revert कर सकते हैं, it's not a problem. मगर you need that level of confidence कि हाँ यार जो developers काम कर रहे हैं, they're gonna complete their tests, वो 100% test coverage हमें देंगे, everything's gonna be prim and proper, right? That's very important. और ये this is something you will see in most of the libraries that are out there. Open source libraries में ये rule use होता है, ठीक है ना? उसमें आप ब्रांच करते हैं मास्टर से और आप पीआर बनाते हैं, जैसी पीआर मर्ज होती है उसके वो बिल्ड प्रोसेस करके उसको डिप्लॉय कर देता है एनपीएम के ऊपर ऑटोमेटिकली, सारा कुछ ऑटोमेटिक होता है, ठीक है ना? तो दिस इज हाउ लाइब्रेरीज ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होता है. जब आप इस तरह के एनवायरनमेंट में होते हैं ना जहाँ पे देयर इज वेरिंग पीपल और रिव्यूज चाहिए और सब कुछ चाहिए, उसके अंदर स्पेशली क्लाइंट रिव्यू चाहिए होता है, तो फिर यू ऑलवेज हैव दैट मीडियम एनवायरनमेंट. अगेन रूल सेम ही है, सब कुछ ऑटोमेटेड होता है, यू सिंपली डिप्लॉय टू स्टेजिंग फर्स्ट और फिर एक क्लिक करते हो तो प्रोडक्शन में डिप्लॉय होता है, ठीक है ना? आपका जो बिल्ड टाइम है आपका वो कितना है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी बनेगी कि उसके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी इफेक्ट करेगी, होनी नहीं चाहिए. अब जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक डिप्लॉयज मल्टीपल टाइम्स अ डे, ठीक है ना? अब फेसबुक इज नॉट अ स्मॉल एप्लीकेशन, इट्स अ मैसिव एप्लीकेशन. तो वो करते क्या हैं, एंड वी जस्ट टॉक्ड अबाउट दिस, बिल्ड प्रोसेस को पैरेललाइज कर देते हैं, ठीक है ना? तो एक पॉइंट पे आपने बिल्ड बनाई, जैसे अभी बिल्ड कंप्लीट हुई ना, आपने उसके 3 प्रोसेस कोड दिए, एक परफॉर्मेंस टेस्ट रन कर रहा है, एक सीआई टेस्ट रन कर रहा है और एक वो रन कर रहा है. तो एसेंशियली येस इट कैन टेक टाइम, इट माइट टेक 20 मिनट्स 30 मिनट्स 1 आवर 2 आवर्स, इट्स नॉट अनहर्ड ऑफ, ठीक है ना? उस दिन मैं एयरबीएनबी की डॉग देखा था, उनको दे वेंट अप टू आई थिंक 2.5 आवर्स तक गए थे अपना बिल्ड टाइम में, जो उसमें सारा यूनिट टेस्ट रन होता है, सब कुछ रन होता है, राइट? तो अप टू 2.5 आवर्स एक्सेप्टेबल है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, राइट? तो मगर देन दे वर्क ऑन देयर बिल्ड प्रोसेस, दे मेड इट पैरेलल, और अब जो है आई थिंक इट केम डाउन टू 30 मिनट्स. तो वो फिर इंटरनल टूलिंग और इस तरह की चीज़ों में शुरू हो जाता है. तो इसमें एक जो डिस्टिंक्शन ना वो ये है कि देयर आर 2 डिफरेंट रोल्स, जो आपने सुना ही होगा. देयर इज अ रोल फॉर समवन कॉल्ड डेवऑप्स, राइट? ठीक है ना? डेवलपर ऑपरेशंस. तो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन जो है वो डेवऑप्स का काम है, कि मैंने सिर्फ कोडिंग करनी है, डेवऑप्स इज नॉट माय जॉब.
तो द पॉइंट ओवर हियर इज कि देयर इज नो डेवऑप्स रिक्वायर्ड एनीमोर, ठीक है ना. सीआई के साथ इज जस्ट अ फाइल टू ऐड एंड यू डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट इट. इसमें आपको डेवऑप्स आपने लोकल एनवायरनमेंट सेटअप किया था, तो वही एनवायरनमेंट जो आपने सेटअप किया उसको आप उसको स्क्रिप्ट में डाल देंगे तो वहाँ पे भी सेटअप हो जाएगा, ठीक है ना. तो इट्स प्रीटी मच द सेम थिंग. तो डेवऑप्स का काम जैसे अब आपने मेंशन किया ना कि फॉर एग्जांपल आपका बिल्ड प्रोसेस जो है उसको 2.5 घंटे लगने हैं, उसको ऑप्टिमाइज करना है, पैरेललाइज करना है, वो फिर डेवलपर काम नहीं होगा, वो फिर डेवऑप्स आएगा. क्योंकि they are obviously very advanced and there are multiple strategies to handle this, ठीक है ना. दुनिया में कभी भी ऐसी कोई वेबसाइट नहीं होगी सिवाय अपवर्क के जिसमें आप जाते होंगे वो कहते होंगे वी आर डिप्लॉइंग राइट नाउ प्लीज वेट अंडर मेंटेनेंस, ठीक है ना. तो essentially there are multiple strategies for this. The most popular strategy is called red green deployments, ठीक है ना. What red green deployment says is कि जो भी बड़ी कंपनी होगी उसके पास मल्टीपल सर्वर्स होंगे, तो उसमें होता ही है कि वो सर्विस को एक साथ डिप्लॉय नहीं करते, वो एक एक करके डिप्लॉय करते हैं. तो वो एक सर्वर को डिप्लॉय करेंगे और फिर वो उस सर्वर को वो मेन कंट्रोलर से कहेंगे जो राउटर है बीच में, वो कहेंगे भाई अभी इस सर्वर को रिक्वेस्ट ना भेजना, इसको डिप्लॉयमेंट चल रही है, वो बाकी सर्वर को भेज होगा. तो यू विल नेवर एक्सपीरियंस दैट डाउन टाइम, ठीक है ना. तो यूजुअली इवन छोटी कंपनीज में भी ना वो 2 सर्वर्स एक्चुअली चलते हैं एंड रेड ग्रीन डिप्लॉयमेंट करते हैं. तो एक सर्वर रेड जाता है, दूसरे पे रिक्वेस्ट जारी होती है, फिर वो दूसरा रेड जाता है, ये वाला ग्रीन हो जाता है. तो that's how it usually works. तो मगर another thing interesting about Facebook deployments is कि वो कभी भी worldwide deployment एक साथ नहीं करते हैं. They only push to a very small part of the users at any one point, ठीक है ना. तो वो पहले internally deploy होती है चीज़, लोग यूज़ कर रहे होते हैं, automatically थोड़ी देर बाद वो एक certain set of users पर deploy होती है, फिर वो ऐसा ऐसा करते हुए ना वो फिर worldwide चली जाती है. तो वो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं फीचर्स. It's not that simple कि हाँ यार बस deployment हो रही है. There is more layers to it. Okay. इसके अंदर GitLab CI के अंदर सपोर्ट है उस काम की, ठीक है ना. उसको मैंने अभी तक कन्फिगर नहीं किया, आई एम लुकिंग इनटू दैट. मगर ये जो काम है ना ये हेरोकू ने बहुत आसान कर दिया. हेरोकू के अंदर ना ये बिल्ट इन आते हैं, तो इसमें जब भी आप कोई ब्रांच बना के पुश करेंगे ना उसकी रिपोजिटरी पे, तो उसके लिए एक नया रिव्यूअर बना देता है. तो और दैट्स लाइक कंप्लीट डिप्लॉयड एनवायरनमेंट, और उसका यूआई वगैरह सब कुछ जनरेट करके देता है आपको, और जैसे ही आप उसको मर्ज करेंगे ना पीआर को, तो वो खत्म कर देता है. तो वो कॉन्सेप्ट पहले होगा मगर उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया था उसको. तो नाउ GitLab हैज़ द सपोर्ट, उसको कन्फिगर करना पड़ता है. हाँ ये तो कम होता है, ये कम होता है. यूजुअली क्या होता है कि मल्टीपल फीचर्स चल रहे होते हैं पैरेलल के अंदर, ठीक है ना. बड़ी टीम्स के अंदर मल्टीपल फीचर्स चल रहे होते हैं, तो द क्लाइंट वांट्स टू जस्ट रिव्यू दैट पर्टिकुलर फीचर, ठीक है ना. तो वो उसको आप अगर मर्ज कर दोगे सारा स्टेजिंग के अंदर रिव्यू के लिए, तो वो फिर और इश्यूज आ सकते हैं. कहेंगे यार अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको नहीं करना, उसको करना है. यू कैन हैव दैट प्रॉब्लम. तो इसके लिए ये आइडियल होता है रिव्यू एप्स कहते हैं. या वेलकम. हाँ तो essentially इसका जो यूसेज है ना that's 2 different ways you can use it. What happens is कि एक चीज़ होती है कि आप रिव्यू के लिए भी यूज़ कर सकते हैं सेम काम को, राइट. तो when you do a push, उसके अंदर हम लोग उसको प्रिपेयर कर सकते हैं हर पुश के ऊपर वो टेस्ट रन करेगा. अगर आपकी ब्रांच रेड है क्योंकि आपने पुश किया था और टेस्ट फेल हो गया, तो when you create a PR and you try to merge it, तो वो आपको मर्ज करने नहीं देगा. ठीक है, आपकी ब्रांच में ऑलरेडी इशू है, जब मैं इसको मर्ज करूँगा तो मेरी ये वाली ब्रांच भी मास्टर ब्रांच या डेवलपर ब्रांच रेड हो जाएगी. तो इट्स नॉट गोना अलाउ यू टू. दैट्स अ रिव्यू प्रोसेस जो CI के साथ इंटीग्रेट करता है. तो दैट्स एसेंशियली व्हाट दिस इज. गुड इनफ. एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है जी. तो everybody can start looking into this. I think this is going to be something we will all be doing very soon. ठीक है, मैं तो काफ़ी हद तक कर ही रहा होता हूँ, सारी रिपोजिटरी का भी मैं कंफिगर कर रहा होता हूँ.
तो बट आई एम होपिंग कि ऐसे ऐसे ना आप सब लोग भी खुद भी अपनी अपनी रिपोर्ट्स पे उस पर काम शुरू कर दोगे, ठीक है? ऑलराइट, आई थिंक दैट्स अबाउट इट, थैंक यू वेरी मच।